मोहन यादव जिस नाम की कोई चर्चा नहीं, वो बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी ने एक चौंकाने वाले फैसले में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। सोमवार को मोहन यादव को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। राज्य में 2 डिप्टी सीएम होंगे। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा स्पीकर होंगे। मोहन यादव तीसरी बार विधायक बने हैं। वो शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनाव में राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नेता के नाम को सामने नहीं रखा था। मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने थे। उन्हें आरएसएस का करीबी बताया जाता है। मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं। वो मध्य प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनाव में राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नेता के नाम को सामने नहीं रखा था। इस बैठक से पहले राष्ट्रीय स्तर पर मोहन यादव का नाम भावी सीएम के तौर पर शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन उनकी बहन का दावा है कि स्थानीय स्तर पर उनके नाम को लेकर चर्चा थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोहन यादव की बहन ने कहा, चल रहा था ना, पूरा पता तो नहीं था। मोहन यादव की बहन ने कहा कि उनके भाई को मेहनत का फल मिला है। बीते 8 दिनों में मध्य प्रदेश के नए सीएम के रूप में कई लोगों के नाम का कयास लगाया गया। मोहन यादव इन कयासों में भी शामिल नहीं थे। विधायक दल में नेता चुने जाते ही अचानक मोहन यादव का नाम टीवी स्क्रीनों पर फ्लैश करने लगा और इसी के साथ ये भी तय हो गया कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे। मोहन यादव अरसे से संघ से जुड़े रहे हैं। वो काफी पहले से संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े गए थे। 1982 में वो माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में इसके अध्यक्ष बने। वो 1984 में उज्जैन की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री बने और 1986 में इसके विभाग प्रमुख। 2002 से 2003 में बीजेपी के नगर जिला महामंत्री बने और 2004 में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। 2004 में उन्हें सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उन्हें 2011 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। 2018 में वो दूसरी बार विधायक बने। उन्हें 2020 में राज्य का उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। मोहन यादव बीएसएसी, एलएलबी और राजनीति विज्ञान से एमके हैं। इसके अलावा उन्होंने एमबीए और पीएचडी भी की है। पूनम चंद यादव के बेटे मोहन यादव का जन्म 1965 में हुआ। मोहन यादव विवाहित हैं और उनकी पत्नी का नाम है सीमा यादव हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विधायकों की बैठक में निवर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर उस पर मुहर लग गई। मीडिया की ओर से मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछने की कोशिश की गई,
लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। इस घोषणा से पहले तक सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह के साथ साथ नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे बीजेपी नेताओं का नाम शामिल बताया जा रहा था। मध्य प्रदेश में नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को हुआ था। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नए विधायकों की बैठक हुई। इसमें मोहन यादव को नेता चुना गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले उज्जैन के विधायक डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नेता चुने जाने के बाद मोहन यादव ने कहा, मेरे जैसे छोटे नेता को इस तरह की जिम्मेदारी देने के लिए केंद्र और राज्य नेतृत्व का शुक्रिया। ये होती है भारतीय जनता पार्टी। यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन आप सबका प्रेम और आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार और धन्यवाद। उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि इनका नाम विधायक दल के नेता के नाम के लिए प्रस्तावित किया गया। चर्चा के दौरान सभी वरिष्ठ नेता जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम चुनकर कई हित साधने की कोशिश की है। बिहार में जातिगत सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद से विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठा रही है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से हैं और उनकी जगह लेने वाले मोहन यादव भी ओबीसी से ही आते हैं। जानकारों का कहना है कि उनकी नियुक्ति के जरिए बीजेपी की नजर बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी है। जानकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान के लगातार सीएम रहने से सरकार के खिलाफ जो एंटी इंकम्बेंसी बनी, नया चेहरा लाकर बीजेपी उसे थामने की कोशिश में है। मध्य प्रदेश की राजनीति यादवों के इर्द गिर्द इस चुनाव के दौरान कहीं भी नहीं दिखी थी, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यह अब डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद समझ आ रहा है। बिलाशक यह चौंका देने वाले फैसलों की एक और कड़ी है, जिसके माने अच्छों की समझ नहीं आ रहे। अरुण यादव कांग्रेस का एक बड़ा नाम और चेहरा है जो चुनाव के दौरान गायब रहा। उनके पिता सुभाष यादव मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्हें अपने दौर के कद्दावर ठाकुर नेता अर्जुन सिंह आगे लाए थे। निमाड़ इलाके में खासा दखल रखने वाले अरुण यादव को नतीजों के बाद सोनिया राहुल गांधी ने तलब किया तो राजनीतिक विश्लेषकों ने यह अंदाजा गलत नहीं लगाया कि अब कांग्रेस को वापस पिछड़े वर्ग की तरफ लौटना पड़ेगा, खासतौर से यादवों की तरफ जिनकी प्रदेश में 12% आबादी है। लेकिन भाजपा ने नतीजों से सबक लेते हुए मोहन यादव को प्रदेश की कमान देते हुए एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं, जिनमें से पहला और अहम दिग्गजों की कलह को पनपने से रोकने का है। अब प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर सहित शिवराज सिंह चौहान को भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनमें से खुश कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दुखी भी कोई नहीं है। अगर कोई दुखी है तो उसका इजहार लोकसभा चुनाव के वक्त वह कर सकता है।
58 वर्षीय मोहन यादव आरएसएस के अखाड़े के पहलवान हैं, जिनके तलवार लहराते वीडियो शपथ लेने के पहले से वायरल होने लगे थे। उज्जैन के रहने वाले मोहन यादव भी मामूली खाते पीते घर के हैं, जिन्होंने अपने नाम की घोषणा के साथ ही महाकाल के साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। पुराने दिग्गजों को किनारे करते जो नई टीम नरेंद्र मोदी गढ़ रहे हैं, एक तरह से मोहन यादव उसके वाइस कैप्टन हैं। अब भाजपा ने खुद को इस आरोप से भी मुक्त कर लिया है कि वह यादवों से परहेज करती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव को अब थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा इन राज्यों में दूसरी तीसरी पंक्ति के यादव नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को हवा देगी। मोहन यादव की ताजपोशी यादव कुनबे में सेंध लगाने का आगाज भी है। नई पीढ़ी के मोहन यादव की तरह शिक्षित हो चले यादव यह दाना नहीं चुगेंगे, इस सवाल के जवाब में न कहने की कोई वजह नहीं, जिनमें कास्ट फीलिंग कूट कूट कर भरी है। अब इनकी निष्ठाएं हिंदुत्व के चलते बदल भी सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे दलितों और आदिवासियों की बदल रही हैं। यह और बात है कि हाल फिलहाल इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि ये युवा भी बड़े पैमाने पर धर्मांधता का भी शिकार हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो यादव कांग्रेस और जनसंघ का वोट बैंक हुआ करता था, उसे 80 के दशक से ही मुलायम ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसके दम पर सपा ने वहां राज भी किया। लेकिन इस दौरान जातिगत राजनीति में आए बदलावों के नए नए समीकरणों में ब्राह्मण ठाकुर भाजपा के होते गए। बनिए और कायस्थ तो उसके साथ पहले से थे ही। संघ परिवार की नई बिरादरी। तीनों राज्यों में भाजपा को खासा और अप्रत्याशित बहुमत मिला है, जिसके चलते वह नए नए प्रयोग करने का जोखिम भी उठा रही है। तेजी से यह सवाल भी सियासी गलियारों में पूछा जा रहा है कि अगर मोहन यादव और विष्णु साय जैसों के पीछे नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके पीछे कौन है जो वर्ण व्यवस्था का नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। यह ढांचा ठीक वैसा ही है जो कभी कांग्रेस के दौर में इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी के पीछे आरएसएस है, जिसके मुखिया मोहन भागवत 5 वर्षों से जातिगत एकता का राग आलापते रहे हैं। इसी साल जब उन्होंने यह कहा था कि जातियां ब्राह्मणों ने गढ़ी हैं, तो देश भर के ब्राह्मणों ने आसमान सिर पर उठा लिया था और उनसे सॉरी बुलवा कर ही दम लिया था। कहने का मतलब यह नहीं कि भगवा गैंग छोटी जातियों को बराबरी का दर्जा देने को तैयार हो गई, बल्कि हो यह रहा है कि वह ब्राह्मणों को यह मैसेज दे रही है कि अगर वर्चस्व बनाए रखना है तो इन नए पुरोहितों को उनकी आबादी के मुताबिक हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। राज और दबदबा धर्म का ही रहेगा, यह गारंटी मोदी के जरिए दी और दिलवाई जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को जो भव्य आयोजन होगा, उसमें सारे धार्मिक सूत्र श्रेष्ठी वर्ग के हाथों में ही रहेंगे। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी वाला कांशीराम का फार्मूला अब कम से कम सियासी गलियारों में चलता दिख रहा है, लेकिन प्रशासन सवर्णों के हाथों में सिमट रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के यह पूछने के माने खत्म हो जाते हैं कि इतने और उतने सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, तो बताओ उनके हाथ में है क्या। उनके हाथ में अब कुछ राज्यों की सत्ता है, जिसके लिए वे खाकी नेकर पहनकर नव हिंदुत्व के पैरोकार बन रहे हैं। तो चिंता अब कांग्रेस, सपा और जेडीयू जैसे दलों को करना चाहिए कि उनकी असल लड़ाई है किससे और 2024 में किसकी भूमिका क्या होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की खूब काक छानी थी, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं, उल्टे सपा ऐतिहासिक दुर्गति का शिकार होकर रह गई। कमलनाथ ने बेहद अपमानजनक तरीके से अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि ये अखिलेश वखिलेश कौन। तभी समझने वालों की समझ आ गया था कि यादवों के स्वाभिमान को ठेस लगी है।
चूंकि सपा की दुर्गति का आभास यादवों को था, इसलिए वे भाजपा को वोट दे आए। उनके इस फैसले पर अब भाजपा ने मोहर लगा दी है तो सभी सतपकाए हुए हैं और गलती अभी भी इसे सियासी नजरिए से देखने की ही कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस और ऐसे फैसलों को सामाजिक नजरिए से देखा जाए कि वर्ण व्यवस्था का यह नया स्वरूप पिछड़ों को पिछड़ा रखने के लिए ही है।